अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। कराची से खैबर तक महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी और ताजरों की हड़ताल कामयाब जिस तरह से रही, मुल्क भर में कारोबार बंद रहे, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे हुए, जबकि ताजरों से टैक्स वसूली के मामले पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स स्कीम में ताजरों की मर्जी की तब्दीलियों के लिए तैयार हो गया है। आपको बताते चलें कि आज कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में शटर डाउन स्ट्राइक हुई और जमात इस्लामी और ताजरों की हड़ताल की अपील पर अपोजिशन जमातों ने भी उनकी हिमायत का ऐलान किया। कराची में मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज के दौरान सड़कों पर रुकावटें खड़ी करके ट्रैफिक भी मुअत्तल की गई। ताजर बरादरी ने 16 अगस्त को भारी टैक्सेस, महंगी बिजली और ताजर दो स्कीम के खिलाफ 28 अगस्त को मुल्क भर में स्ट्राइक का ऐलान किया था। हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर ताजर दो स्कीम छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए शुरू की थी और 1 अप्रैल से ताजरों की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया था, जिसकी ताजर बरादरी ने मुखालफत की थी और हुकूमत की ताजर दो स्कीम को मुस्तरद कर दिया था। इस स्कीम के तहत टैक्स का हिसाब एक मुस्तकिल दुकान या कारोबार की जगह पर दिए जाने वाले किराए की बुनियाद पर लगाया जाएगा और यह टैक्स कारोबारी जगह की मार्केट वैल्यू का 10% हिस्सा होगा, जिसका तयन FBR करेगा। इसमें तमाम कारोबारी मुकदमात, स्टोर्स, गोदाम और दीगर दफातर शामिल हैं। इस सिलसिले में ताजरों और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कई उसके अदवार भी हुए। गुज़श्ता रोज़ भी ताजरों के ग्रुप ने चेयरमैन FBR से मुलाकात की थी, जबकि बेशतर ताजर तंजीमों ने मुलाकात से इनकार किया था। ज़राए का ये कहना है कि FBR मौजूदा टैक्स स्कीम में तब्दीलियों पर तैयार हो गया है। अगर ताजर तैयार हों तो तरमीमी नोट फौरी जारी किया जा सकता है, जिसके मुताबिक छोटे ताजरों को टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया जाएगा। इसके अलावा इनकम टैक्स गोशवारों का फॉर्म जो है वो सादा और आसान उर्दू ज़ुबान में जारी किया जाएगा। 10 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर पर सेल्स टैक्स का इतलाक ना करने की तजवीज़ भी शामिल है। ज़राए का यह भी कहना है कि FBR की जानिब से ताजरों के लिए इनकम टैक्स टेबल में तरमीम का भी इम्कान है। छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाने का ख्वाब माजी की हुकूमतों ने भी देखा, लेकिन वो शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। 2006 में परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में भी इसी किस्म की स्कीम लाई गई थी। 2015, 19, 22 में नून लीग और PTI की हुकूमतों ने भी रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की कोशिशें की, लेकिन सारी की सारी वो बेसूद रहीं। मौजूदा हुकूमत ने IMF के दबाव पर संजीदा कोशिश का आगाज़ किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने 2 माह पहले इस बात का एतराफ़ किया था कि माजी में अगर इस अमल कर लिया जाता तो उसका मुल्की ख़जाने को बहुत फ़ायदा होता। साहब ने 2022 में कदम उठाया था कि रिटेलर्स पे टैक्स लग जाए, उस वक्त लग जाना चाहिए था, because we cannot have any segment which is not contributing to the society and to the exchequer. तो अगर वो उस वक्त लग गया होता, वो जो एक बॉयंसी का एलिमेंट, मैं लेकिन टेक्निकल बात नहीं करना चाहता, वो एक खास रकम हो चुकी होती इस वक्त 2024 में, बट अब हम इंशाल्लाह वो करने जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत की छोटे ताजरों और रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने की ये स्कीम कोई खातिर खा कामयाबी तो नहीं समेट सकी, लेकिन ताजर बरादरी इस मामले पर बात करने के लिए तैयार है और इस सिलसिले में मुतादिद इजलास भी हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल के मुताबिक वफाकी हुकूमत किसी सूरत ताजरों के दबाव में नहीं आएगी। रिटेलर्स को हर सूरत टैक्स नेट में आना पड़ेगा। में नहीं आएंगे, गवर्नमेंट स्टैंड लेगी, अवाम को भी स्टैंड लेना चाहिए, सैलरीड क्लास को भी स्टैंड लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए कि जिसकी जो जिम्मेदारी है वो उसको अदा करे। और अगर देखें कोई यहाँ आपको लगता है कि कोई चीज हम बिल्कुल गलत कर रहे हैं, हम दोबारा बैठ सकते हैं, लेकिन ये चीज रुकने वाली नहीं है। इट विल नॉट स्टॉप। हमें इस मुल्क के अंदर टैक्स जो कह ले रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक की, उसको हमें इंश्योर करना है कि वो करे। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ताजर तंजीमों की स्ट्राइक कामयाब करवाने पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के जरिए कारोबार खुलवाने की कोशिश की गई। ये हड़ताल जमात इस्लामी की हड़ताल नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की हड़ताल, और हर वो फर्द जो इस मुश्किल से निकलना चाहता है, ये उसकी तर्जुमानी है। हम ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में इस प्रेशर को इंशाल्लाह हम बढ़ाएंगे, अगली कॉल के लिए वसीतर मुशावरत करेंगे और हर सूरत में बिजली की कीमत को कम करना होगा। ताजर दो स्कीम के चीफ कोऑर्डिनेटर नईम मीर ने अपने स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि FBR ने आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी कर दिया है, जिसके जरिए ताजर जो हैं वो फाइलर बन जाएं। फाइलर बनते ही G236 और H236 का टैक्स बिलतरतीब 0.1% और तकरीबन 0.5% हो जाएगा, जो
एडजस्टेबल है, ताजर एहतजाज का रास्ता छोड़ दें और मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएं। इस मामले पर बात करने के लिए आगे चलकर हमें ज्वाइन करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल, जबकि प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर और कराची ताजर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर साहब भी मौजूद होंगे। लेकिन पहले आपको लिए चलते हैं कराची, जहां डॉन न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट आसिम खान मौजूद है। आसिम, क्या कराची में क्या हुआ? शटर डाउन स्ट्राइक जो थी कितनी कामयाब रही और क्या देखा आपने? कराची में भी ताजरों की जानिब से इंतहाई इत्तेहाद का मुजाहरा नज़र आया और आज होने वाली शटर डाउन जो है वो मुकम्मल तौर पर शटर डाउन रही और शहर के बड़े तजारती मराकज़ जिसमें तारिक रोड, सदर, लियाकताबाद, हैदरी और दीगर मार्केटें जो हैं मुकम्मल तौर पर बंद रहीं। ना सिर्फ बड़े तजारती मराकज़ बल्कि छोटी मार्केटें भी जो हैं वो बंद रहीं, जिसमें आयरन मार्केट, मेडिसन मार्केट, मोबाइल मार्केट्स, तमाम जगहों पर जो है हमें ताले लगे नज़र आए। ताजिर रहनुमा ज़रूर इन दुकानों के बाहर मौजूद थे, लेकिन उनका ये कहना था कि ओवर बिलिंग, ओवर टैक्सेस और महंगाई के ख़िलाफ़ आज जो है ताजरों ने अपना फ़ैसला सुना दिया है। अब हुकूमत पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो ताजरों के मसाइल हल करने के लिए फ़ौरी तौर पर संजीदा नज़र आएँ और फ़ौरी तौर पर इक़दामात उठाएँ, क्योंकि ताजिर पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अब जो नए टैक्सेस लगाए गए हैं, जो ओवर बिलिंग हो रही है और उसके साथ साथ जो महंगाई हो रही है, उसकी वजह से कारोबार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ताजिरों का ये भी कहना था कि अगर हुकूमत के कानों पर अब भी जूं नहीं रेंगती है तो फिर अब अगला कदम जो है गैर मुअय्यना मुद्दत हड़ताल की जानिब जाएगा। ताहम आज जो है काफ़ी बड़ा इत्तेहाद का मुजाहरा हमें नज़र आया कि ना सिर्फ छोटी मार्केटें बल्कि जो मज़ाफ़ाती इलाकों में जो छोटी बड़ी मार्केटें हैं वो भी तमाम बंद नज़र आईं। और ताजिरों की हड़ताल को कामयाबी तो इसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कामयाबी इसी सूरत में मिलेगी जब हुकूमत उनके मसाइल हल करने की तरफ आती है। ताहम आज जो है इत्तेहाद का बहुत अच्छा मुजाहरा नज़र आया और तमाम छोटी बड़ी मार्केटों पर चले आसिम खान कराची से हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अभी आपको लाहौर लिए चलते हैं, जहां डॉन न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट वसीम रियाज मौजूद हैं। वसीम, क्या सिचुएशन थी आज लाहौर में और सबर्ब्स में? बिल्कुल, आज लाहौर की सूरत हाल के हवाले से अगर आपको बताता चलूँ तो लाहौर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल जो है वो की गई। ताजिर बरादरी और जमात इस्लामी की तरफ से आज 28 अगस्त को जो है वो शटर डाउन हड़ताल की कॉल जो है वो दी गई थी, जिस पर तमाम कारोबारी मराकज़ जो है वो बंद रहे। कारोबारी ज़िंदगी जो है मुअत्तल रही और तमाम दुकानें जो है वो बंद रही। जो शहर की बड़ी मार्केटें हैं जिनकी तफसीलात मैं आपको बताता चलूँ तो जिनमें शाला मार्केट है, आज़म क्लॉथ मार्केट है, आबद मार्केट है, हाल रोड है, लिबर्टी है, अनारकली हैं, ये तमाम जो मेन बाज़ार हैं ये आज बंद रहे। ये जो एहतजाज जो है वो जो हड़ताल जो है ये की गई, ये महंगाई के ख़िलाफ़, टैक्सेस के ख़िलाफ़ और जो भारी भरकम बिल जो आ रहे हैं उनके ख़िलाफ़ ये हड़ताल जो है वो की गई। जो ताजर बरादरी है उनके दो जो धड़े हैं वो सामने आए। एक धड़ा जो है वो हुकूमत का हामी, जबकि जो दूसरा है वो खिलाफ है जिन्होंने ये एहतजाज और हड़ताल का जो है वो ऐलान किया। ये लाहौर की अगर बात की जाए हड़ताल की तो आज हड़ताल जो है वो कामयाब रही, क्योंकि जो मेन बाजार थे वो तमाम के तमाम बंद रहे। छोटे मोटे दुकानें जो है वो खुली नजर आई और जो इक्का दुक्का दुकानें हैं वो भी इन मार्केट्स में खुली नजर आई। ताहम मुकम्मल तौर पर कारोबारी जिंदगी जो है वो मुअत्तल थी। जमात इस्लामी ने भी इस एहतजाज में भरपूर हिस्सा लिया। जमात इस्लामी की तरफ से शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो कैंप लगाए गए। चले वसीम रियाज, लाहौर से तफसीलात फराहम करने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर और कराची ताजर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर साहब मौजूद है। अतीक मीर साहब, शुरुआत का आगाज आपसे करूंगा कि जो आपसे एलाइन ताजिर हैं जो कि काफी ज्यादा हैं, क्या वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत अगर टस से मस नहीं होती? देखिए, राना अफजाल साहब से आज हमारी जो बात हुई, उन्होंने कहा कि हुकूमत किसी सूरत पीछे हटने के लिए नहीं तैयार, हमने रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाना है। अगर हुकूमत इसी पर कायम रही तो क्या ये आपकी जो स्ट्राइक है ये गैर मुय्यना मुद्दत के लिए जो है आप उसका वो इरादा रखते हैं, उस जानिब भी बात जा सकती है? देखिए, हटदर्मी तो कभी भी किसी बात का इलाज नहीं है। इस बरस के लिए कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, इसके बगैर फिर ये मामला तूल पकड़ता चला जाएगा। इसलिए कि आज हड़ताल ने जो एक हुकूमत के लिए भी नविश्तर दीवार है, इसको समझना चाहिए। ये अदम एतमाद है इस हुकूमत के ऊपर, और लोगों ने ये बताया आज खुद कि वो कितने परेशान हैं महंगाई के हाथों, भारी बिजली के भारी बिलों के हाथों, और जो खदशात हैं टैक्स की स्कीम के बारे में। चले, टैक्स के मामलात हैं, बैठ के इसमें बात हो सकती है,
इसका कोई हल निकाला जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि वो जो एक महंगाई का अफरीत है जिससे आवाम को दबोच रखा है, उसके लिए बहुत सारी अशिया पर टैक्सों को ख़त्म करना होगा। जो विदुल्डिंग टैक्स अशिया खुर्द नोश पे है, मेडिसिन पर है, इसी तरह तालीमी जो भी अशिया है, किताबें हैं, कॉपियाँ हैं। तो मैं हुकूमत को यही एक बेहतर तौर पे मशवरा दे सकता हूँ कि वो कम अज़ कम इन हक़ाइक़ का इदराक करे कि आज जिस तरह मैं 50 साल से मैंने ऐसी कोई स्ट्राइक नहीं देखी कि हम किसी गली में नहीं गए, हमने किसी को मार्केटों में जाके नहीं कहा, लेकिन जिस तरह महज एक लोगों ने सोशल मीडिया पर ग्रुपों के ज़रिए या कुछ कहने सुनने में जिस गली मोहल्लों की दुकानें बंद हुई, तो हकीकत ये है कि लोग महंगाई के हाथों बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, बहुत परेशान है। अच्छा नईम मीर साहब, जो ठीक है, नईम मीर साहब आपकी जानिब आएंगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जो ताजिर दो स्कीम मुतारिफ करवाई गई, क्या उसमें कोई लूप होल्स थे? क्या हद से ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए थे? और दूसरी बात यह है कि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त जो मईशत की हालत है, मुश्किल फ़ैसले हम नहीं करना चाहते लेकिन हमारी मजबूरी है। और दूसरा, एक बात तो माननी पड़ेगी कि रिटेल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो मेरा ख्याल है कि बहुत ही कम लोग उसमें जो हैं टैक्स नेट में हैं। हर एक को फाइलर तो बनना चाहिए। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं थोड़ा सा अपना भी तारुफ करा दूं। मैं ये ताजिर दो स्कीम का चीफ कोऑर्डिनेटर हूं और मैं हुकूमती नुमाइंदा भी हूं इस वक्त। बात ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, इन हालात का इदराक जो है वो हर किसी को हो जाना चाहिए, चाहे वो ताजिरों का नुमाइंदा है, सनतकारों का नुमाइंदा है, तनख्वाहदार है, कोई भी है, उसे ये मालूम होना चाहिए कि ये रियासत जो है अब नहीं चल रही और कर्ज़ों के सहारे चलेगी। IMF पैसे देगा, वहाँ से डॉलर्स आएंगे तो हम मुल्क चलाएंगे। अभी हम इस पोजीशन में नहीं, हमने अपनी कमाई नहीं की, हमने टैक्सेस नहीं दिए। 50 सालों में कोई हड़ताल ऐसी इसलिए नहीं हुई कि 50 सालों में अगर हमने टैक्सेस दिए होते, अपने ड्यू टैक्सेस दिए होते, तो आज रियासत अगर मजबूत बुनियादों पे खड़ी होती तो रियासत को सख्त मेजर्स ना लेने पड़ते। आज रियासत को लेकिन नईम मीर साहब देखें, अतीक मीर साहब मौजूद हैं, लेकिन ताजिर बिरादरी ये तमाम बातें सुनने के लिए क्यों नहीं तैयार आपके ख्याल में? या तो आपके पैगाम में वजन नहीं है या वो सुनना ही नहीं चाहते, इतने तंग आ चुके हैं। मैं बताता हूँ, मैंने खुद वो आधी दर्जन से ज्यादा VLCs करवाई हैं और तमाम FBR के ऑफिस को ताजिरों के लिए खोल दिया गया है। खौफ की फिजा जो FBR के और ताजिरों के माबैन है, उसको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ख़त्म किया। उन्होंने ताजिरों को कहा कि भाई हम आपको FBR के ऑफिस में मीटिंग रूम्स देंगे, हम आपको दफ्तर कमरा देते हैं, आएँ बैठें और टैक्स का निज़ाम खुद वज़ा करें, हमें बताएं कि आपने टैक्स देना कैसे है। ये सारे आए और आके कहते जी हम 1000 रुपया महीना देंगे, सालाना देंगे 2000, 3000, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। और भाई हमने टैक्स लेना है, रियासत ने आपसे खैरात तो नहीं लेनी। कुछ शर्म नहीं करते, कुछ हया नहीं करते ये बात करते हुए कि रियासत इस कदर मजबूर लाचार है और आप कह रहे हैं हम 1000 रुपया महीना देंगे। मैं नईम मीर साहब इसका जवाब ले लूं अतीक मीर साहब से। अतीक मीर साहब, हाँ, नईम मीर साहब जो कि चीफ कोऑर्डिनेटर भी हैं ताजिर दोस्त के, आपने उन सुन लिया कि जी ताजिर जो हैं वो इस वक्त नहीं सोच रहे कि हमें टैक्स देना जो है वो मजबूरी है। तो ये 1000-2000 रुपए, अगर आप लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं, जो भी आपका मौक़िफ़ है और उनको जवाब देना अभी फोरम आपके पास है। जी सर। देखिए, मैं एक बात कहूँगा, रियासत को कुछ खौफ नहीं है, रियासत को शर्म नहीं है कि जो अशिया खुर्द नोश पे टैक्स लगा दिया, विद होल्डिंग टैक्स आपने दायरा कार इतना वसी कर दिया कि लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। 5 महीने से कारोबार ज़मी दोज हैं और आपकी जो GDP है वो भी ज़मीन पे गिरी हुई है। ऐसे में जो टैक्सों की आप शरें लेकर आए हैं, जिस तरह आप लोगों ने
टैक्स को दायरा कार बढ़ा दिया है, जिस तरह बिजली के बिलों को सुहाने रूप बना दिया है, तो शर्म रियासत को नहीं आती? रियासत को कुछ ख्याल नहीं है? क्या ये फिरौनों का कोई टोला है कि किस तरह ये जबर, ये इंसान है इनके सामने, जब वो उठेंगे तो फिर वो तूफान बन जाएंगे, वो बहा ले जाएंगे। आप हमारे हकीकी मसाइल का इदराक नहीं करेंगे तो सिर्फ एक ही बात कह देना टैक्स देना नहीं चाहता है, टैक्स। भाई आप जब मुज़ाकरात की बेस पर बुला रहे हैं, इस्लाहात की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप खुद भी समझते हैं कि ये इस्लाह तलब है, आपसे गलतियां हुई हैं। ताजिर दोस्त टैक्स स्कीम में अनगिनत आपसे गलतियां हुई हैं, अच्छा अतीक मीर साहब, मेरे पास टाइम बहुत ही शॉर्ट है। नहीं मीर साहब, अगर आप इनको मुख्तसरन जवाब देना चाहे, 15-20 सेकंड है, फिर हमने। जी सर। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो गलतियां हुई हैं आ जाएं, मेज पे बैठे उनको सुधार दें। मैंने भी यही रहना है, इन्होंने भी, और हम सब ने। मेरा आपका सबका पाकिस्तान है। आए पाकिस्तान की भलाई और बेहतरी के लिए कोई फैसला करें, और वो लोग जो आमदन कमाते हैं उनको टैक्स नेट में लाएं, जिस मर्जी तरीके से लाएं। हाँ, और वो टेबल पर बैठकर ताजिर दो स्कीम में जो भी गलतियां हैं वो हुकूमत जो है वो दुरुस्त करने के लिए तैयार है। नईम मीर साहब, अतीक मीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़िम, ब्रेक वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले पेशावर से कराची तक जो शटर डाउन स्ट्राइक रही और काफ़ी वो सक्सेसफुल रही, हमने उस पर तफसीली गुफ्तगू की। आपने ताजिर रहनुमाओं की बातचीत सुनी और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस मामलात को वो खुद हैंडल भी कर रहे हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया। आज जिस तरीके से कामयाब एक शटर डाउन रही, मुतालबात को अगर देखा जाए तो कुछ मुतालबात ताजरान के यकीनन जायज़ हैं और कुछ ऐसे हैं कि मुल्की मईशत इस वक्त जिस हालत में है उनको इतना रिलीफ नहीं दिया जा सकता। हुकूमत किस हद तक ताजरों के मुतालबात मानने के लिए तैयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ताजरों के साथ एक तवील मुशावरती जो है चली है सूरत हाल, जहां फाइनेंस मिनिस्ट्री और FBR ने भी ताजरों से इंटरेक्शन की है, मुख्तलिफ ताजरों से। फिर ये स्कीम जो है तश्कील दी है और इसको लॉन्च किया गया। तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत जो है वो इस स्कीम से पीछे हटेगी। हमें ताजरों को टैक्स नेट में लेके आना है और 76 साल से ज्यादा हो चुका है, ये काम नहीं हुआ। अब मुल्क जो है वो 8 से 9% GDP टू टैक्स रेशो के ऊपर खड़ी है और मुल्क नहीं चल सकता, आपकी मईशत सस्टेन हो ही नहीं सकती अगर हम इस टैक्स नेट को ना बढ़ाएं। और हम ये देखें, इनकम टैक्स आपने अपनी आमदन के मुताबिक आपने टैक्स नेट में आना है, आपने टैक्स देना है, और टैक्स नेट में तो सबने आना है जो कारोबार कर रहे हैं। तो इसमें मैं नहीं समझता कोई गुंजाइश है, और गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग हेडेड है इस मामले में कि हमने इस स्कीम को आगे लेके बढ़ना है। अब जो इशू है, देखें, कुछ तो ऐसे ताजर हैं जो टैक्स नेट में आना ही नहीं चाहते, ये मुमकिन नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं जी ये इतना हमारी आमदन ही नहीं है तो हम टैक्स कैसे भरेंगे। तो अगर आपकी आमदन नहीं है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपको साबित करना पड़ेगा कि आपकी आमदन नहीं है। फिर इनका एतराज है जो फिक्स टैक्स रजीम है। देखें, इसके ऊपर गवर्नमेंट इनकी बात जरूर सुनने के लिए तैयार है, लेकिन ये फिक्स टैक्स रजीम जो है 78% जो पाकिस्तानी रिटेलर्स हैं उन पे तो 100 से 5000 के दरमियान जो है वो माहाना टैक्स लग रहा है, क्योंकि उनकी जो इवैल्यूएशन हुई है एडवांस इनकम टैक्स की वो इतनी हुई है। लेस देन 1% है रिटेलर्स जो 60,000 और 45,000 के स्लैब में आते हैं। तो मेरे ख्याल से वो भी अगर साबित कर दें कि ये इतना महाना वो टैक्स जो है वो नहीं अदा कर सकते, और तो वो उनकी बात सुनी जा सकती है, लेकिन उनको करना। देखिए राना साहब, बात यह है कि जनरल पब्लिक के लिए एक सवाल ये है, आज उन लोगों ने सफ़र किया, सारी दुकानें चाहे वो नानबाई की थी, करियाने की थी, बाकी तमाम, तो अगर ये मामला इसी तरह जारी रहा, उसमें कुछ ताजिर दो स्कीम मानने के लिए तैयार है लेकिन अक्सरियत मानने के लिए नहीं तैयार। अगर वो नहीं मानते तो ये मामला इस तरह भी तो सस्टेनेबल नहीं है ना। रोजाना की बुनियाद पर इसी तरह मार्केटें, दुकानें बन रहे हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा अलग से नुकसान है इकोनॉमी को, और आवाम की जिंदगी भी अजीरन हो चुकी है। नहीं, देखें, क्योंकि इस मुल्क के अंदर टैक्स एवेजन है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो है सब लोग टैक्स नहीं देते, बड़े बड़े सेक्टर टैक्स नेट से बाहर हैं, इस वजह से सैलरीड क्लास के ऊपर ज्यादा टैक्स है। इस वजह से आपका जो सेल टैक्स है वो 18% पे आ गया है, और आप एक रिग्रेसिव टैक्स स्कीम के अंदर।
तो ये तो बिल्कुल मुल्क नहीं चल रहा, इसकी मईशत नहीं चल रही, क्योंकि लोग जो जिनका टैक्स देना जिम्मेदारी है वो नहीं दे रहे। तो हुकूमत तो अगर हम कामयाब होते हैं टैक्स बेस को बढ़ाने में, टैक्स एवेजन को कम करने में, तो तभी मुमकिन होगा कि हम ये टैक्स रेट जो है वो कम करें। तो यही वो रास्ता है जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये अगर ताजिर जो हैं वो समझते हैं कि वो हड़तालें करके इससे बच पाएंगे, तो ये नहीं मुमकिन, क्योंकि ये मुल्क की सस्टेनेबिलिटी, उसकी मईशत की सस्टेनेबिलिटी का सवाल है। तो ये इसमें कोई टर्निंग बैक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का रिजॉल्व है कि हमने ताजरों को टैक्स नेट पे लेके आना है, और ये मुल्क की मईशत नहीं चल सकती अगर हम इस तरह की स्कीम्स जो हैं वो नाकाम हो जाएं और फिर हुकूमत जो है वो ताजरों को टैक्स नेट लाने में नाकाम हो जाए। तो ये इसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि हम सोचें। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी भी कहीं भी हम खरीदारी के लिए जाएं, रेस्टोरेंट्स में जाएं और डेबिट कार्ड देते हैं, क्रेडिट कार्ड, तो कहते हैं जी इस पर टैक्स लगता है, आप कैश पेमेंट कर दें। इस पर आप लोग क्यों नहीं सोच रहे अक्रॉस द बोर्ड? मतलब कैश ट्रांजैक्शन क्यों नहीं खत्म हो सकती? वहां से टैक्स इवेजन भी हो रही है। अब जो है हाउ डिफिकल्ट इट इज एंड व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू गो अहेड इन सच अ डायरेक्शन कि जहां पर आपको सीधा सीधा लगेगा कि कौन कितना कारोबार है, टर्नओवर कितना है इन कारोबारों का जो कि टैक्स इवेजन में मुलव्विस है। देखें, बिल्कुल इसके ऊपर एक कमेटी तश्कील दी गई है जो इस पे काम कर रहा है, जो डिजिटाइजेशन ऑफ ये परचेज है उसको देखा जाए कि हम करेंसी के इस्तेमाल को कम से कम करें, और ये क्रेडिट कार्ड्स और एटीएम्स और डेबिट कार्ड्स के जरिए जो है खरीदो फरोख्त हो। इसके अंदर बिल्कुल जो मैन्युफैक्चरर है उसके ऊपर लाजिम किया गया है कि अगर वो नॉन फाइलर को वो पे करेगा, एक तो नॉन फाइलर को उसको आइडेंटिफाई करना है उसके आईडी कार्ड के जरिए जिसको वो माल बेच रहा है, और उस पर फिर विद होल्डिंग लगेगा। तो इससे काफी ज्यादा मैपिंग हो जाएगी कि मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, और ये आहिस्ता आहिस्ता डिजिटाइजेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। इसी तरह जो डिजिटाइजेशन ऑफ FBR है उस पर भी काम जारी है। तो इस चीज का इदराक हुकूमत को है, लेकिन ये ऐसा काम नहीं है जो शॉर्ट टर्म में आप फौरी तौर पे कर लें। पहले तो आपको इन सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाना है, फिर आपने इनके फ्लो को टैक्स नेट में लाना है कि जो चीज बन रही है उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वहां से स्टार्ट होके कि वो टैक्स नेट में है या नहीं है, और ऑल द वे टू मैन्युफैक्चरिंग टू होलसेलर्स टू रिटेल वो पूरा मैप बन जाएगा। तो रिटेलर अगर टैक्स नेट में आ जाते हैं तो काफी बड़ा लूप जो है वो क्लोज हो जाएगा। अच्छा, अब आप हमारे साथ मौजूद रहेगा राजीन, कुछ मईशत की भी बात कर लेते हैं। हुकूमत IMF के बेल आउट पैकेज हासिल करने के लिए जहां चाइना, सऊदी अरब और UAE से $12 अरब कर्ज जो है रोल ओवर कराने के लिए मुतहरिक है, वहीं फौरी तौर पर बैरूनी कर्ज हासिल करने के लिए सरतोड़ कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन इस मकसद में हुकूमत को ताहाल खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। वजारत इक्तिसादी उमूर की जारी करदा रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की गई है कि हुकूमत जुलाई में $9 अरब का कर्ज रोल ओवर कराने में नाकाम रही है और जुलाई में सिर्फ $450 मिलियन का कर्ज ही हासिल कर सकी। IMF ने पाकिस्तान से $7 अरब का नया मुआहदा करने के लिए चाइना, सऊदीज और इमाराती कैश टू जो डिपॉजिट्स है उनको रोल ओवर कराने के साथ साथ गैर मुल्की तजारती बैंकों से मजीद कर्ज के हुसूल के लिए 3 शराइत आयद कर रखी हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मजीद $1.2 अरब कर्ज के हुसूल की दरख्वास्त भी दी है, जिसका मकसद $2 अरब का जो फाइनेंसिंग गैप है वो पूरा करना है। अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब सितंबर के अवाइल तक रेकोडिक माइनिंग प्रोजेक्ट में 15% शेयर्स की फरोख्त को हतमी शक्ल दे देते हैं तो सऊदी अरब पाकिस्तान की $5 बिलियन की रोल ओवर दरख्वास्त मंजूर करके $1.2 बिलियन की इजाफी तेल की फाइनेंसिंग सहूलत की भी मंजूरी दे सकता है। मौजूदा माली साल के लिए हुकूमत ने $1.2 बिलियन के तेल की मालियाती सहूलत को अपने सालाना $19.2 बिलियन के कुल कर्जे लेने के मंसूबे में शामिल नहीं किया, लेकिन वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब पहले ही सऊदी हम मनसब से इस सहूलत की दरख्वास्त कर चुके हैं। दूसरी जानिब गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि पाकिस्तान मशरक़ वुस्ता के कमर्शियल बैंकों से भी $4 अरब तक का कर्जा लेने का इरादा रखता है, जिसका मकसद मुल्क के बैरूनी मालियाती खिला को पुर करना है। उन्होंने ये दावा भी किया कि पाकिस्तान $2 अरब की इजाफी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग लेने के हतमी मराहिल में है। वफाकी हुकूमत के लिए वक्त कम से कम होता जा रहा है और IMF प्रोग्राम में मजीद ताखीर पेचीदगियों का बाइस भी बन सकती है। IMF का बेल आउट पैकेज
पैकेज इन शराइत से मशरूत है और इसी वजह से IMF प्रोग्राम की बोर्ड की मंजूरी में एक बार फिर ताखीर का सामना है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने नया शेड्यूल जारी कर दिया है। पाकिस्तान का नाम जो 28 अगस्त को इजलास होना है अब उस एजेंडे में शामिल नहीं है। दूसरी जानिब मईशत के हवाले से एक अच्छी और मजबूत खबर यह सामने आई है कि आलमी रेटिंग्स एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग्स में इजाफा करते हुए आउटलुक मुस्तहकम से मजबूत कर दिया है। मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CAA3 से CAA2 कर दी है। मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान के माशी हालात में बेहतरी से क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आई। पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क CAA2 की दर्जाबंदी के मुताबिक कम हो चुका है और रेटिंग एजेंसी के मुताबिक इसे तवक्को है कि मालियाती फंड अगले चंद हफ्तों में EFF की मंजूरी दे देगा। ये नोट करते हुए मुल्क के गैर मुल्की जो ज़खायर जून 2023 से दुगने हो चुके हैं, ताहम अब भी वो मुल्क की बैरूनी मालियाती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दरकार हद से नीचे हैं। लेकिन हुकूमत अपनी हुकूमती लिक्विडिटी और बैरूनी कमजोरी के खतरात को मजीद कम करने के काबिल है और IMF प्रोग्राम के ताउन से इस वक्त हमारी तवक्को से बेहतर मालियाती पोजीशन हासिल कर सकती है। ये मोडीज की रिपोर्ट है। मजीद यह कि सऊदी अरब और UAE ने मजमूई तौर पर पाकिस्तान में $15 अरब की सरमायाकारी का वादा किया है, जो कि अगर पूरा हो गया तो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा होगा। लेकिन अगर मुल्क की लिक्विडिटी और बैरूनी खतरात में कमी वाक़या हुई तो रेटिंग को अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन उन्होंने मोडीज ने मुतनब्बे किया कि अगर बैरूनी रिस्क में इजाफा हुआ तो दर्जाबंदी में कमी हो सकती है। पाकिस्तान IMF की शराइत और दोस्त ममालिक से कर्ज रोल ओवर करवाने में कब तक अपना हदफ हासिल कर लेगा। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल। राना साहब, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की बात की जाए जो हमें चाहिए उसमें गैप काफ़ी ज़्यादा है और अब जो इतलात सामने आई हैं वज़ारत इक़्तिसादी उमूर की रिपोर्ट में खुद तस्दीक की गई है कि जुलाई में $9 अरब का कर्ज रोल ओवर करवाना था, जो हम नहीं कर पाए और इस वजह से जो 28 अगस्त को IMF का बोर्ड इजलास हो रहा है उसमें पाकिस्तान एजेंडे पर नहीं है। ताखीर की वजह क्या है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छी खबर आई है, मुस्बत खबर आई है कि मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है CAA2 के ऊपर। तो आउटलुक जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को इंशाल्लाह जो आपकी कैपिटल मार्केट्स हैं उधर एक्सेस मिलेगी डॉलर रेस करने के लिए, वो बेहतर होगी, वो एक्सेसिबिलिटी जो है। तो हमें कोई खदशा नहीं नजर आ रहा कि IMF का बोर्ड रिव्यू के अंदर कोई रुकावट बनेगी या कोई इशू आएगा। तो हम पुर उम्मीद है कि सितंबर के बोर्ड के रिव्यू, सितंबर में पाकिस्तान का जो एजेंडा है वो IMF के बोर्ड में होगा और वो कामयाबी से हम उसको अचीव कर सकेंगे। ये जो गैप है ये भी कवर हो जाएगा। हमारे दोस्त मुबालिक जो हैं वो जो उन्होंने रोल ओवर करने हैं वो बिल्कुल उसके अंदर हमें कोई प्रॉब्लम इस वक्त नहीं नजर आ रही। लेकिन अगर रोल ओवर में मसाइल नहीं है जो कि इस वक्त वाहिद रुकावट रह गई है IMF प्रोग्राम में, तो क्या वजह है इसमें ताखीर की? प्रोसेस था कि आपने अपने जो बायलैटरल या जो भी बायलैटरल आपके पार्टनर्स हैं जिन्होंने आपको फाइनेंसिंग की हुई है, उनके पास जाके आपने डॉक्यूमेंटेशन के जरिए तो इनको रोल ओवर करेंगे। तो वो एक्सरसाइज जो है उसकी वजह से ये थोड़ा सा जो डिले हुआ है वो हुआ है, लेकिन उस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं हमें नजर आ। अच्छा, ये फॉरेन पॉलिसी की कोई शराइत वगैरह तो नहीं है? क्योंकि ये भी कहा गया कि चाइनीज के कुछ कंसर्न्स हैं। अब चाइनीज ने हमारे $6.5-7 अरब रोल ओवर करने हैं। क्या ऐसा तो कोई नहीं है कि इन ममालिक के साथ कि कोई फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज हैं, इस वजह से ताखीर हो रही है? लेकिन चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है, इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है और ये गवर्नमेंट जो है वो मिल के चाइनीज के साथ जो है वो CPEC हो, जो चाइनीज की सिक्योरिटी सिचुएशन हो या जो हमारा लेन देन है उसके ऊपर कंफर्टेबल है। तो कोई कंसर्न चाइना का ऐसा नहीं है जो वो हमें रोल ओवर ना करें और वो हमें इस वक्त सपोर्ट ना करें। दे आर वेरी सपोर्टिव। और मैं फिर रिपीट करूंगा, जो हमारे बायलैटरल पार्टनर्स हैं चाइना के अलावा भी, वहां से हमें कोई सीरियस कंसर्न हमारा नहीं है रोल ओवर्स के हवाले से। एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद JUI के रहनुमा नूर आलम खान हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने का एक फैसला किया है। 1997 एक्ट में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया गया है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी के मुजवजा बिल के मंदरजात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफा केसेस के बैकलॉग के बायस जो है वो इंतहाई ज़रूरी है और जजेस की तादाद में इजाफे से केसेस की बरवक्त समाअत और फैसलों को यकीनी बनाया जा सकेगा। बिल के मतन के मुताबिक साइबर क्राइम, माहौलियाती कवानीन और आलमी तिजारत के केसेस में माहिरीन की ज़रूरत है। मुख्तलिफ शोबों में महारत रखने वाले जजेस की तकर्रुरी से दुरुस्त फैसला साजी मुमकिन हो सकेगी। मतन के मुताबिक जजेस की तादाद बढ़ाने से किसी जज पर गैर ज़रूरी दबाव में कमी होगी। आपको बताते चले कि 24 जुलाई को सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के बेशतर अरकान ने इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जजों की मंजूर शुदा तादाद में इजाफे की ज़रूरत पर इत्तेफाक किया था, लेकिन इस हवाले से बिल पर गौर उनके अगले इजलास तक मुअख्खर कर दिया गया था। फिर 26 जुलाई को सदर आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट में 2 एडहॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी दी, जिसके बाद जजेस की तादाद 17 से बढ़कर 19 हो चुकी है और रवां साल 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में फैसलों के मुंतजर मुकदमात की तादाद 57,000 से तजावुज़ कर चुकी थी। 2022 में एक रिपोर्ट में बताया गया था कि मुल्क की आला और निचली अदालतें जो हैं वो 21,44,000 ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के एक बड़े बैकलॉग से निमट रही हैं, क्योंकि 2021 के दौरान 41,02,000 मुकदमात का फैसला किया गया और 40 लाख मुकदमात जो हैं वो नए दायर हुए। 2021 के आगाज़ में तमाम अदालतों में मजमूई तौर पर 21,60,000 मुकदमात ज़ेर इल्तिवा थे। दूसरी जानिब JUI के सीनियर रहनुमा पार्लियामेंटेरियन नूर आलम खान की जानिब से जजेस के मुतालिक बिल्स जो हैं वो भी पेश कर दिए गए हैं। उनके बिलों के मुताबिक एक आर्टिकल 84(3) सुमोटो के हवाले से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 की बजाय 9 जजेस को सुमोटो लेने का इख्तियार दिया जाए। दूसरा तौहीन अदालत का मामला है, उनके मुताबिक इसको ख़त्म होना चाहिए। तीसरा बिल जो है वेरी इंपॉर्टेंट वन, दोहरी शोहरियत के हवाले से है कि सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, स्पीकर, अरकान कौमी असम्बली अगर दोहरी शरीयत नहीं रख सकते तो जजेस को भी इसमें शामिल किया जाए। और इसके अलावा एक और बिल ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के हवाले से है, जिसमें उनको कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी दिए जाने का मुतालबा है। JUI के रहनुमा नूर आलम खान के मुताबिक 5 मुख्तलिफ बिल्स जो हैं उन्होंने कौमी असम्बली में पेश किए हैं। इस बिल से मुतालिक उनका मौक़िफ़ क्या है, पहले जरा सुनिए। तजवीज़ करदा बिल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की एज में तरमीम के हवाले से आपके किसी बिल में कोई बात नहीं है? नहीं, वो मैंने कोई नहीं किया जी। मैंने जो जजेस के खाली मैं चाहता हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो ड्यूल नेशनल नहीं होने चाहिए, वो वफादार पाकिस्तान रहें। क्या से किया जा रहा है कि हुकूमत आईनी तरमीम इसलिए नहीं लाई क्योंकि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ लाइव विद आदिल शाहज़ेब में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा था कि किसी भी मीटिंग में चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की कोई बात हुई नहीं। मैं हुकूमती जो भी इत्तेहाद है उनकी मीटिंगों में ऑलमोस्ट 100% सारी मीटिंगों में शामिल होता हूँ। जिस किस्म की डिस्कशन किसी मीटिंग में नहीं हुई कतई तौर पे, ये सारा मीडिया की एक इख्तरा थी, मीडिया की एक स्पेकुलेशन थी। अब उसका बोझ जो है वो किसी और की दहलीज पे जाके आप छोड़ाएं मीडिया वाले, तो उसमें हम लोगों का क्या कसूर है। नाज़रीन, इसके अलावा एक और अहम मामला, सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर दाखिला के हमरा चलकर मौलाना फजलुर रहमान के घर गए। कुछ हल्के इसे सियासी रंग भी दे रहे हैं और ये बात की जा रही है कि शायद मौलाना को मनाने गए थे, पार्लियामेंट में अपनी जो नंबर गेम है गवर्नमेंट की वो बढ़ाने गए थे। इस मुलाकात के बाद JUI के रहनुमा नूर आलम खान ने बिल्स असम्बली में पेश कर दिए हैं। गो के 2 रोज़ कबल लाइव विद आदिल शाहज़ेब में गुफ्तगू करते हुए JUI के सीनियर रहनुमा कामरान मुर्तज़ा का सदर मुमलिकत और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात के हवाले से क्या कहना था। मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ। क्या पीपल्स पार्टी या हुकूमत के साथ कुछ मामला तय पाए, कुछ बात आगे बढ़ी? सिर्फ समाजी मामला समझा जाए। सदर साहब आए, एक दोस्त की हैसियत से आए मौलाना साहब के पास और उन्होंने दोस्त की हैसियत से उनका इस्तकबाल किया। इससे आगे कुछ भी नहीं। और नाज़रीन, सबसे अहम मामला वो ये कि PTI ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन JUI और PTI के दरमियान फासले जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। उसकी क्या वजूहात हैं, तफसीली गुफ्तगू करेंगे।
जनाब नूर आलम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नूर आलम खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो जब आप खबरों में आना शुरू हो जाते हैं ना, तो उसके चंद दिन बाद एक बड़ी खबर वाकई आ जाती है। अल्लाह खैर ये आप जो मुझे डरा रहे हैं क्या? नहीं, ये जो बिल्स आपने पेश किए हैं नूर आलम खान, खुसूसन अब आप तो ये क्लैरिटी तो आ गई है कि जजेस की उम्र के हवाले से या तादाद के हवाले से आपका कोई उसमें रोल नहीं है। एक तो ये जो आपने बिल्स पेश किए हैं, क्या ये आपकी पार्टी का मौकिफ है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का मौकिफ है? और दूसरा जो आपने इसकी बात की है दोहरी शहरियत की, तो इस पे भी ये क्लैरिफाई कर दीजिएगा कि क्या ये ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान दोनों आप समझते हैं कि दोहरी शहरियत उनकी नहीं होनी चाहिए, या जिनके पास अगर ग्रीन कार्ड है या परमानेंट रेजिडेंस है वो भी इनमें शामिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आदिल भाई। बात यह है कि जो 184(3) 184(3) सुओ मोटो के लिहाज से वो उसमें, क्योंकि आप जब भी सुओ मोटो लेते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस बंदे से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैं बार मैं हर जगह पे कह रहा हूँ कि आप एग्जिबिट कोई चीज़ नहीं कर सकते। यानी ये कागज़ मैंने देना है कि जी आप इसको एग्जिबिट 1, एग्जिबिट 2 या वो कर लें, आप इसको उस पर लें, तो वो आप नहीं कर सकते। दूसरी बात ये, आपके साथ अगर जो मौका होता है हाई कोर्ट, यानी सिविल जज में अगर वो होता है सेशन हाई कोर्ट, ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है। आप डायरेक्ट आपका फैसला अगर आपके खिलाफ हो गया तो आप किसी दूसरी जगह पे आप अपील नहीं जा सकते। चले अब आते हैं दोहरी शरीयत पर ना। दूसरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अच्छा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सर, आप कहीं पे भी आप चले जाएं दुनिया में, इस्लामी ममालिक में भी चले जाएं, अमेरिका भी, यूरोप, ये जो अक्सर ये लॉज में आप देखते हैं ना कि वो ब्रिटिश लॉ, इंडियन लॉ, सब कुछ वो करके कहीं पे आप चले जाएं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। और दूसरी बात ये, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी गलत इस्तेमाल बहुत पहले हुआ। गलत वो सही हुआ नूर आलम खान, लेकिन एक बात बता, अगर अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सकती और नहीं होता तो अदलिया फिर क्या करे? वो फैसले, हाँ, जब वो फैसले जो आइन के मुताबिक कोई ना माने, जब उन्होंने कोई आइन के मुताबिक फैसला किया और वो ना माने, उस पर बिल्कुल वो होना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं होना कि आपने क्यों ये बात की, आपने देखा क्यों, आप खड़े क्यों हो गए, उस पर हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए। और अक्सर आपने देखा है, आप टीवी प्रोग्राम में कोई बात कर सकता है, नहीं कर सकता। मैं सैलरी नहीं पूछ सकता, अगर पूछता हूँ तो मैं फिर वो होता हूँ। अगर मैं आपसे आपके एसेट पे पूछता हूँ तो मैं फिर शायद कंटेम्प्ट में आ जाऊँ। कंटेम्प्ट बहुत खतरनाक है। मैं अपनी सीट से दोहरी शरीयत आर्टिकल देखें, मैं MNA, MPA, सेनेट चेयरमैन या सेनेटर, ये दोहरी शरीयत अगर रखते हैं तो नहीं बन सकते। और अच्छा, सर्विस स्ट्रक्चर में दो आर्टिकल 260 के तहत मैं कोई वो सर्विस स्ट्रक्चर में भी नहीं आता हूँ कि मैं मतलब मुझे कोई उससे वो होगा। यानी मेरे हाथ से कोई कलम से कोई फैसला नहीं हो सकता। ठीक है जी, अब मैं वो नहीं हो, लेकिन जो फैसला करने वाले हैं, जो किसी को फांसी दे सकते हैं या फिर इस मुल्क का फाइनेंस बजट या वो जो भी दस्तखत कर सकते हैं, वो ड्यूल नेशनल हो सकते हैं। वो कौन सा जुल्म? आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में क्या मैंने ये दिया कि ड्यूल नेशनल्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो ड्यूल नेशनल हो जाते हैं, जजेस जो हैं, कितने जजेस होंगे? नहीं, ड्यूल नेशनल मुझे ये नहीं पता कि जजेस कितने हैं। मैं कहता हूं कि कोई जज भी ना हो, ठीक, कोई ब्यूरोक्रेट भी ना हो, कोई MNA जैसे हम नहीं है ना, तो हमारे लिए नहीं तो है। फिर आप ये बताएं, अगर इसमें किसी के पास परमानेंट रेजिडेंस है वो ठीक है? देखें, ये जब लॉ एंड जस्टिस, क्योंकि एक एतराज आपके बिल पर ये हो रहा है, जो बंदा हल्फ ले लेना कि मैं फलाना ताजे बरतानिया या लेट से कह दे कि अमेरिका या कनाडा या फिर दूसरे 30-34 मुल्क का मैं वफादार, वो क्योंकि वो आपसे हल्फ लेते हैं जी। जब आपको ड्यूल नेशनलिटी देते हैं तो आप हल्फ लेते हैं। आप यहाँ के तो आप पैदा हो गए ना, लेकिन द सेकंड आपने ऑप्ट किया, तो जब आप वो ले लेते हैं तो इट मीन्स कि आप तो इस मुल्क के वफादार नहीं रहे। और अगर आप इस ओहदे पे बैठे हैं तो
ये तो नूर आलम खान, मेरा जो आपसे असल सवाल है वो ये, जो कि सोशल मीडिया पर आपके बिल पर एतराज ये हो रहा है कि शायद ये कुछ मखसूस एक ना मैं किसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, ना मैं किसी एमा पे कर रहा हूँ। नहीं तो मतलब इसमें ग्रीन कार्ड या इंडेफिनेट लीव टू रिमेन वो चीजें तो नहीं है शामिल, सिर्फ नेशनलिटी। अच्छा, जैसे एमएनए के लिए। अच्छा, अब सबसे अहम सवाल वो ये कि आप नंबर्स कैसे पूरे करेंगे इन सब तरह में? देखिए, आप लॉबी करते हैं। अच्छा। और मैं जैसे अपने पार्टी के लीडरशिप को मैंने ये रखा, क्योंकि ये मैंने अभी से नहीं, ये मैंने पहले जमा किया था। आपकी हुकूमती अरकान से बात हुई है, वो आपको वोट देंगे? मैं सारी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां इंक्लूडिंग पीटीआई, सबसे मैं वो करूंगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ड्यूल नेशनैलिटी, क्या पाकिस्तानी को पाकिस्तान का फैसला करना चाहिए या बाहर ममालिक के लोगों को करना चाहिए? दूसरी बात यह कि देखें, मैंने जो आखिरी बिल भी है वो है जो रिजर्व सीट, जैसे आपने माइनॉरिटीज को दिए, मैं कहता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानी, जो ओवरसीज पाकिस्तानी, वो जो पाकिस्तान के लिए, वो तो उनको भी आप रिजर्व सीट पे नहीं, लेकिन अगर उनके पास ड्यूल नेशनल, नहीं वो तो नहीं हो सकता ना ऑटोमेटिकली। वो हमारा एमएनए और एमपीए तो बन ही नहीं सकता। वो तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस भेजते हैं, उनकी आवाज होनी चाहिए। वो तो वैसे भी इलेक्शन लड़ सकते हैं अगर उनके पास पासपोर्ट इलेक्शन लड़ें, लेकिन आप उनको रिजर्व सीट पे वो जैसे आपने माइनॉरिटीज को दी है यहाँ पे, तो उनको भी आप वो। अच्छा, आखिर में मुझे बताइएगा, आखिर में नूर आलम खान, कि ये जो मौलाना साहब और पीटीआई के दरमियान क्यों फासले कम नहीं हो रहे, वजह उसकी क्या है? देखिए, बहुत वक्त का इश्यूज हैं, अगर उसमें टाइम लगेगा, पहाड़ हैं, और दूसरी बात ये नजरियात का और हर चीज का फर्क आप है। चाहें तो उन पहाड़ों में सुरंग टनल बना सकते हैं, मेरे भाई ना चाहें तो मेरे भाई सुने, मैं क्योंकि हम एक फर्द वाहिद की सोच नहीं होती है, पूरी पार्टी है, फिर उसके साथ आपके नजरियात हैं, नजरियाती सोच के लिहाज से वो है, तो उसमें हर चीज़ पे इशू टू इशू आप बात कर सकते हैं, लेकिन ना हम हुकूमत के साथ वो हैं। हम इशू पे बात करेंगे, महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, हम बिल्कुल वो करेंगे, लेकिन हम किसी उसका यानी इशू टू इशू आप हुकूमत का साथ भी दे सकते हैं? नहीं, इशू टू इशू पाकिस्तान के लिए। देखिए, अगर पाकिस्तान के लिए कोई चीज़ ज़रूरी होती है, पाकिस्तान की आवाम के लिए ज़रूरी होती है, पाकिस्तान की सालिमियत के लिए होती है, हम तो पाकिस्तान की सालिमियत के लिए हर चीज़ में खड़े होंगे। ये तो नहीं है पाकिस्तान की एक इशू ऐसा आ जाता है, एक इशू ऐसा आ जाता है कि आप तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर जलसा कर रहे हैं, आप उस स्टेज पर बैठने के लिए तैयार? देखिए, कोई जलसा वलसा ऐसे कोई जलसे नहीं है, हर एक अपना जलसा करेगा, अपना वो करेगा। हमारे अपने वर्कर्स हैं, हमारे अपने लोग हैं, हम अपने सोच वाले हैं, हमारी अपनी एक शनाख्त है। खैबर पुख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब, सिंध, सब में हमारी। नूर आलम खान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद इंसाफ के अंदर जो इख्तिलाफात हैं, जो काफ़ी खुलकर सामने आ रहे हैं, उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी माज से ज़्यादा अंदरूनी इख्तिलाफात ने जकड़ रखा है। पार्टी की आदत के मुतअद्दिद दावों के बावजूद पार्टी रहनुमाओं के इख्तिलाफात हर रोज़ सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता दिनों पीटीआई केपी में साबिक सूबाई वज़ीर शकील खान को वजारत से हटाने के मामले पर पार्टी में शदीद इख्तिलाफात सामने आए थे, जिसके बाद वज़ीर आला केपी ने सीनियर रहनुमाओं आतिफ खान और शेर अली अरबाब को भी ओहदों से फारिग कर दिया। पार्टी रहनुमाओं के इख्तिलाफात के बावजूद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर तमाम इख्तिलाफात की तरदीद करते हैं। उनके दावों के बरक्स अब भी पार्टी के रहनुमा खुलकर एक दूसरे पर इल्जामात आयद कर रहे हैं। पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत 22 अगस्त की सुबह, जिस दिन जलसा होना था, उनको गिरफ्तार किया गया और अपनी रिहाई के बाद शेर अफजल मरवत ने अपनी ही पार्टी के उस रहनुमा जवान लीडर हैं उनके सऊद शाह रौहानी, जिनके घर पर वो मुकीम थे, और उन पर ही अपनी मखबरी का इल्जाम आयद कर दिया। अपने मेजबान ने गिरफ्तार करवाया, उसकी मखबरी हुई, उसने अपनी मखबरी की और मखबरी का बयान उसके अपने मुंह से खुद निकल गया। उसने कहा जी कि मैंने ओसी यानी कर्नेल साहब से कोई मेरी बात हुई कि ये गाड़ियां क्यों फिर रही, तो मैंने कहा कर्नेल के साथ तुम्हारा काम क्या है। इसमें कोई मुबालगा नहीं है कि जिसके घर में मैंने पनाह ली थी उसने मुझे गिरफ्तार करवाया। अब शेर अफजल मवरद के इस बयान के बाद सऊद शाह रौहानी ने अपने दिफा में एक वीडियो बयान जारी करते हुए हल्फन
इन इल्ज़ामात की तरदीद की। ये मामला है क्या और शरफजल मरवत के इन इल्ज़ामात के बाद सऊद शाह रोगानी का आइंदा लाएअमल क्या होगा? हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं PTI के एक ऐसे एक्टिविस्ट हैं, ऐसे नौजवान लीडर हैं जिन्होंने जब से इमरान खान अरेस्ट हुए हैं बिल्कुल फ्रंट फुट पे रह कर जो है एक सियासी जद्दोजहद लड़ी है। सऊद शाह रोगानी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम आप पर लगाया, हालांकि आपने उनको अपने घर में पनाह दी और वो उनका दावा ये है कि आपने कॉल की किसी ओसी साहब को कि वो यहाँ पे मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बिल्कुल आदिल भाई, बहुत तकलीफ़ हुई ये सुन के जब मरवत साहब को मैंने ख़ुद अपने घर से जब ये सारा वाक़या हुआ उनको मैंने दफ्तर ड्रॉप किया जी, और उसके बाद इट वाज ऑल नॉर्मल। और उन्होंने मुझे कहा कि कुछ देर बाद तो मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, तो मैं उसमें अगर तुम्हारे ऊपर किसी को शक भी हो तो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा तुम जाओ और तुम बाद में आना। अच्छा। और जब मैंने फिर टीवी खोला तो उस पर उन्होंने ये बयान दिया था कि जो मेरा मेज़बान था वही मेरा मुखबर था। देखिए आदिल साहब, बात यह है कि इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन हालात में, जिन फिस्तैयत के साथ वो मुकाबला कर रही है, और फिर ये चीज़ के NOC कैंसिल हुई, उसके बाद शरफजल मरवत साहब जैसे रहनुमा को घर पे पनाह देना, तो ये तो मैं फोर्सी कर रहा था कि एजेंसीज या पुलिस तो रेड करेंगी। उसके बावजूद पार्टी के साथ या इमरान खान साहब के साथ जो कमिटमेंट है और जो मैंने 9 मई के बाद जो मेरी खिदमत है पार्टी के लिए, मैंने ये रिस्क लिया। सुबह मैंने इनको बताया मेरे घर के इर्द गिर्द CCTV कैमराज लगाए, जो उनका बयान भी आप चेक कर सकते हैं। मैंने इनके पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया कि घर के इर्द गिर्द मशकूक गाड़ियाँ फिर रही हैं, अगर आपने कोई अपना इंतज़ाम करना हो या जाना हो यहाँ से, मैं तो यही कर सकता हूँ, तो आप अपना इंतज़ाम कर ले। इन्होंने कहा, आपने मरवत साहब ये मैंने मरवत साहब ने ये बयान भी दिया है। 11 बजे मरवत साहब उठे और 11 बजे मैंने उनको खुद बताया कि मरवत साहब गाड़ियाँ इर्द गिर्द घूम रही हैं, हमारे जितने पड़ोसी हैं वो भी शिकायत कर रहे हैं कि कुछ मशकूक गाड़ियाँ सोसाइटी के अंदर एंटर हो चुकी हैं। तो उन्होंने कहा मैंने कोई 302 तो नहीं किया, या मेरे ऊपर मैंने क्या करना है, और या जलसा भी कैंसिल हो गया तो मैं तो जलसे में शमूलियत भी नहीं कर रहा। इट वॉज ऑल गुड। फिर उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने रेड किया, कोई 10 मोबाइलें थी और साथ कुछ मशकूक एजेंसियों के लोग थे, और उन्होंने रेड किया। और इसकी मैं एक असल कहानी बताना चाहता हूँ। ये भी थोड़ा सा फैब्रिकेटेड स्टोरी है कि पुलिस वालों से हमने क्लाशनकोफे ली और पुलिस वालों से 2 पिस्तौलें ली, जो मरवत साहब कह रहे हैं। पुलिस वालों ने मुझे बड़े बाइज्जत तरीके से कहा कि हमने सिर्फ मरवत साहब से ये बात करनी है कि आपने जलसे पे नहीं जाना, 1-2 मिनट की बात करनी है। जब वो लोग गए तो उन्होंने भी थोड़ी तेजी की, मरवत साहब का फोन खींच लिया। मरवत साहब और उनके जो पुलिस वाले थे उनके बीच तसादुम हुआ, और इतनी देर में मरवत साहब के जो पुलिस वाले थे उन्होंने उस तसादुम के दौरान पुलिस के SHO से इधर से जो पिस्टल उनकी लगी हुई थी वो निकाल के ब्लोट मारा, उनके सर पे रख दी। अच्छा। मैंने छुड़ाया उनको, मैं बीच में था। मेरा सवाल ये कि अगर इस दौरान मुझे पुलिस वालों पर पिस्तौलें तान ली। चलें, अब आप ये बताएं, आपने तो अब हल्फन जी ये कहा कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया और मेहमान को एक दफ़ा अगर हम पनाह दे दें तो हम ऐसा नहीं करते। अब आपका अगला लाएअमल क्या होगा? लाएअमल ये है कि मैंने ये 2-3 दिन अपने कबीले के मशरान से, चूँकि हमारी पुख्तूनों की रिवायत है, ये इल्ज़ाम मरवत साहब ने मुझ पर नहीं लगाया, ये इल्ज़ाम उन्होंने सारे पश्तूनों पे लगाया है। ठीक है। और मैं अपने कबीले के जितने मशरान हैं उनसे राब्ते में हूँ, हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मरवत साहब के पास यही 2-3 दिन है, अगर वो अपने बयान से पीछे हटते हैं तो बिल्कुल ठीक है, मैं पार्टी में कोई तजाद नहीं चाहता। अगर नहीं हटते तो फिर उसके बाद लाएअमल ये होगा कि मैं उनको एक डिफेमेशन नोटिस, जो मेरी रेपुटेशन उन्होंने ख़राब की है मेरे एज अ पॉलिटिकल वर्कर, तो मैं एक कानूनी रास्ता भी इख्तियार करूंगा। मैं अपनी लीगल टीम के साथ राब्ते में हूं, और कबीले की तरफ से भी फिर जो मेरे मशरान फैसला करते हैं जिस तरीके से। आप मरवत साहब को कितने अरसे से जानते हैं? मैं मरवत साहब को कम से कम 5-6 साल से जानता हूँ। और आप उनकी डीपियां भी लगाते रहे, आप तो उनको अपना लीडर मानते रहे, उसके बावजूद उन्होंने इस शक का इजहार किया। मर वो कभी लीडर नहीं माना, लेकिन बदकिस्मत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस टाइम कोई ऑप्शन नहीं है कोई और। मरवत साहब एक आवाज़ बन चुके हैं। जब सारे लीडर्स 9 मई के बाद वो अंदर थे और सिर्फ उनको एक एटमॉस्फेयर मिला जिसमें हमने 9 मई के बाद हम गए। और लेकिन वो तो कह रहे हैं आपने मुखबरी की है उनकी।
तो वो साबित करे ना। मैं तो टॉक शो पे भी तैयार हूँ जिस रास्ते से वो कहते हैं, क्योंकि मैंने तो अपनी रेपुटेशन को साबित करना है, मैंने तो इस वतन में जिंदगी गुजारनी है। यानी अगर वो अपनी स्टेटमेंट वापस नहीं लेते, आप ये भी कह रहे हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए? उनको बिल्कुल मांगनी चाहिए। और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर मैं कानूनी रास्ता भी इख्तियार करूंगा और उनका टॉक शोज पे भी पीछा करता रहूंगा, और जब तक उनको मैं फिर झूठा और खुद को सच्चा साबित नहीं कर लेता तो मैं तो अपनी इस जद्दोजहद को जारी रखूंगा। सऊद शाह रोगानी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने सुना सऊद शाह रोगानी का जो भी मौक़िफ़ था। शेर अफजल मरवत साहब के लिए भी हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, जब भी वो शो में आना चाहें, क्योंकि ये कह रहे हैं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और उन्होंने कानूनी चार्जोई का ऐलान भी कर दिया। तो आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक की मुंतज़र रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए।